हेलो, जोहार झारखंड। द ट्यूटर्स टर्मिनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जेसीसी जेईई 2021 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं जेसीसी जेईई जो झारखंड में जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम हो रही है। तो उसमें से हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें से दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें जनरल इंजीनियरिंग और जो है जीएस के पार्ट है, जिसमें से 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और पेपर 2 जिसमें से भी 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, जो क्वेश्चन का नेचर होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा। आप क्लियर हैं इसके लिए, है ना? जो भी क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप का होगा। और ये जो एग्जाम हो रहा है वो सीबीटी मोड पे होना, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट है। सो बेसिकली ये पूरी तरह से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। और जो पेपर 2 है उसमें 120 क्वेश्चन जो कि प्योरली कोर ब्रांच दैट मीन्स टेक्निकल है, और इलेक्ट्रिकल के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उससे जो है क्वेश्चन आने हैं। जिसमें से एक सब्जेक्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट से आपको 30 से 35 क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। अगर यूँ कह लें कि इसके वेटेज की बात करें तो आपको यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं 25 से 30% हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब ये हुआ कि जो है लगभग 1/4 जो है पार्ट ये सब्जेक्ट कवर अप कर रहा है इस एग्जाम में। दैट मीन्स अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है इलेक्ट्रिकल में, झारखंड में जूनियर इंजीनियर बनना है, तो आपको जो है पेपर 2 में से इलेक्ट्रिकल मशीन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसको पढ़े बगैर जो है मेरिट में आ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल नहीं है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि एक तरह से कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ना? तो हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और आगे हम जो बात करते हैं उससे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है इसका सिलेबस। ओके, सो यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको जो है सिलेबस दिख रहा होगा, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे जो है इलेक्ट्रिकल मशीन की सिलेबस आ चुकी है। और इस सिलेबस में से आपको जो है वो दिख रहा है 5 टोटल यूनिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जिसमें से पहला यूनिट जो हमारा है वो बेसिकली डीसी मशीन से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? डीसी मशीन, है ना? पहला जो हमारा है वो डीसी मशीन से जो है वो टॉपिक है, ठीक है? ओके, तो यूनिट 1 आपका जो है डीसी मशीन। जो यूनिट 2 आपका है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर से है, ट्रांसफार्मर। यूनिट 3 आपका है वो है इंडक्शन मशीन। ओके, इंडक्शन मशीन। ओके, यूनिट जो 4 आपका है वो बेसिकली है सिंगल फेज मशीन, सिंगल फेज मशीन। यूनिट 5 है सिंक्रोनस, ठीक है? सिंक्रोनस मशीन। ओके, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 1। और यूनिट 1 में हम देखेंगे टॉपिक वाइज देखेंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो डीसी मशीन है। और डीसी मशीन में भी हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। आप वीडियो के अंत में बने रहें, आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके इस एग्जाम के लिए कितना इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की तो बात करेंगे, साथ साथ हम उसके कॉन्सेप्ट, उसके डायग्रामेटिक पार्ट, और अंत में इस वीडियो के अंत में जो है हम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में। ओके, सो आपके सामने जो है वो आ चुका है डायग्राम। और ये डायग्राम जो है अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ये पता चल रहा होगा, है ना? ऑब्वियसली अपने सेमेस्टर कोर्स में आपने पढ़ा होगा डीसी मशीन। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे जो है
पार्ट्स हैं, कह लें कि चूंकि हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट, और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। खासकर हम मशीन की बात करते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट और पार्ट्स यहाँ पे हैं, जिसमें से आप कुछ पार्ट्स के नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे और समझेंगे, वन बाय वन हम देखेंगे कि उसका फंक्शंस क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ, उसका पर्पस क्या है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेम, आर्मेचर वाइंडिंग, शाफ्ट, पोल शू, पोल, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, कम्यूटेटर, सेगमेंट एंड कम्यूटेटर, और यहाँ पे स्टैंड है आपका जो बेस है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरपोल। अगर हम बात करें कि इस पूरे पार्ट को हम थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके इसको हमको याद रखने के लिए पड़े, तो बेसिकली हम दो पार्ट में इसको हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्टेटर वन एंड द सेकेंड वन इज रोटर वन, दैट इज स्टेटर, और जो सेकेंड होगा आपका वो होगा रोटर। ओके, अब यहाँ पे हमें पहचानना है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो हमारा पार्ट है वो स्टेटर है और कौन सा रोटर है। तो सबसे आसान सा तरीका मैं एक बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे एयर गैप दिख रहा है, एयर गैप से इधर वाले जो पार्ट होंगे बेसिकली हम उसको क्या समझेंगे, वो हम रोटर समझेंगे, और एयर गैप से इधर जितने भी पार्ट है ना, एयर गैप से इधर जितने भी पार्ट है वो सारे क्या है आपके स्टेटर के पार्ट होंगे। ओके, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, जितने भी सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग है जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटर और रोटर वाले पार्ट में तो हम यहाँ मार्किंग करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो स्टेटर है और कौन कौन सा पार्ट रोटर है। तो स्टेटर के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले स्टेटर के लिए क्या लिखेंगे, आप भी गैस कर चुके होंगे, स्टेटर के लिए एस लिखेंगे, और हम रोटर के लिए क्या लिखने वाले हैं, रोटर, रोटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, रोटर के लिए आर लिखने वाले हैं। तो अगर इसको हम बात करें तो ये आपका स्टेटर है, ये भी आपका स्टेटर है, इसकी बात करें तो फ्रेम यॉक की बात करें तो ये भी स्टेटर है, आर्मेचर वाइंडिंग, गैस कीजिए, आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो रोटर है, शाफ्ट, आप भी गैस कर सकते हैं मेरे साथ, और आप कमेंट में लिखिए कि जैसे कि शाफ्ट, तो वहाँ उसके सामने आप आर लिख सकते हैं, कि तो इसे हम समझ पाएंगे कि वो रोटर है। पोल शू, ये भी आपका स्टेटर है, चूंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि स्टेटर वो सारे पार्ट होते हैं जो कि रोटेट नहीं करते, स्टैटिक है। ओके, पोल शू ये भी हमारा स्टेटर है, फील्ड वाइंडिंग ये भी स्टेटर है, आर्मेचर ये आपका रोटर है, कम्यूटेटर सेगमेंट ये आपका रोटर है, कम्यूटेटर ये आपका रोटर है ना। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पे देख लिया। एक बार हम देखते हैं कि स्टेटर के पार्ट में क्या है, आपका जो स्टैंड है, बेस, इंटरपोल, फ्रेम या यॉक, उसके बाद पोल शू, पोल, फील्ड वाइंडिंग, ये सारे स्टेटर थे। अगर हम रोटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मेचर वाइंडिंग, शाफ्ट, उसके बाद आर्मेचर, कम्यूटेटर सेगमेंट और कम्यूटेटर। आप नोट डाउन कर लें कि यहाँ पे ये सारे जो है रोटर है, ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ और पार्ट है जो कि यहाँ पे शायद अगर मिसिंग होगा तो हम उसके आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं डिटेल में कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। जैसा कि हमने बात किया कि दो तरह से हमने इसको क्लासिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, स्टेटर और रोटर के बेस पे। और हमने जो डायग्राम है उसमें देखा क्लियरली कि कौन कौन से जो है स्टेटर है और कौन से रोटर है। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि उनके जो है पर्पस क्या है और वो किन चीज़ों से मिलकर वो जो है बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम प्लेट। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको दिखे कुछ लिस्ट हैं, जिसमें से सबसे पहला है नेम प्लेट। ओके, सो नेम प्लेट का बेसिकली क्या काम है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, मशीन के बारे में, अदर वो जो है वो डीसी जनरेटर हो या फिर डीसी मोटर हो। और बेसिकली इसमें जो है उसके रेटिंग, जैसे पावर रेटिंग या फिर वोल्टेज या करंट रेटिंग, मॉडल नंबर या फिर जो टाइप ऑफ कनेक्शन है, इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल जो है वो वहाँ पे जानकारी मिलती है। और बेसिकली एक एल्युमिनियम सीट वो बना होता है, और वो कहाँ पे जो है बोल्ट किया रहता है, किससे, सबसे ऊपर आप देखेंगे सबसे ऊपर होगा, है ना, किसके, जो हमारा फ्रेम होता है उसके सबसे ऊपर होता है एल्युमिनियम का बना हुआ। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है कनेक्शन बॉक्स,
तो आप समझ सकते हैं, चूँकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और कनेक्शन बॉक्स को आप भली भांति समझते होंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने के लिए पर्पस यूज़ किया जाता है। तो ये मशीन है, तो यहाँ पे अदर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनपुट होगा, अदर आउटपुट होगा। अगर जनरेटर होगा तो आउटपुट होगा, और अगर मोटर है तो इनपुट होगा। तो हमें एक जो है कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कनेक्शन सेफ हो, इसलिए हम यहाँ पे स्पेशली जो है कनेक्शन बॉक्स को बनाया गया है। ठीक है, और ये भी क्या है, फ्रेम पे बोल्टेड होता है ना, जिसको हम यॉक बोलते हैं। यहाँ पे आप इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये यॉक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बेस है, या बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है मशीन का जो रेस्ट पार्ट है, इस पे कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्टेड है ना। और ये किस तरह से होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है ना, हॉलो सिलेंडर। चूंकि अगर हॉलो होगा तभी इसके अंदर हम सारे पार्ट्स को जो है वहाँ पे पुट अप कर पाएंगे। इसका जो पर्पस है वो क्या है, इट सपोर्ट द पोल। क्योंकि जो पोल होते हैं या फिर पोल कोर जो होते हैं वो इसके साथ ही बोल्टेड होते हैं। ठीक है, वो हवा में जो है स्विंग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ये बोल्टेड होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये प्रोटेक्टिंग कवर के तौर पे भी ये जो है मशीन का काम करता है। बेसिकली किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये हमारा फिजिकल डैमेज, बेसिकली क्या करता है, फिजिकल डैमेज से जो है मशीन को बचाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसका एक बहुत भी बड़ा रोल है, वो है मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करने में। दैट मीन्स मैग्नेटिक सर्किट जो कंप्लीट होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है यॉक भी हमारा जो है उसका एक पार्ट है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ देखा क्या, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पोल कोर के लिए, एक तरह से जो है प्रोटेक्ट भी कर रहा है फिजिकल डैमेज से, और जो मैग्नेटिक सर्किट है उसका भी हिस्सा है। अगर हम बात करें कि किस चीज से बना होता है, तो ये कास्ट स्टील का बना होता है ना, इट इज मेड ऑफ कास्ट स्टील। ओके, आगे हम बात करने वाला आई, और यहाँ जो आई है ये ह्यूमन आई नहीं है, ये बेसिकली किसका है, मशीन का आई है ना। और इसको हम लोग यूज करते हैं लिफ्टिंग, है ना, लिफ्टिंग ऑफ मशीन। किसके, मशीन को लिफ्ट करने की कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इस आई जिसमें हम रोप के थ्रू या हिंज के थ्रू हम मशीन को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेम मटेरियल से बना होता है जैसा कि हमारा यॉक बना होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, नेम प्लेट, कनेक्शन बॉक्स, यॉक जिसको हम फ्रेम भी बोलते हैं, और आई, ये सारे जो चारों पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेटर से बिलोंग करते हैं, मतलब ये मूव नहीं करते हैं, है ना। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। हम स्टेटर का कुछ और पार्ट देखते हैं। ओके, और ये स्टेटर के बाकी पार्ट्स रहे, है ना। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोल कोर, है ना, पोल कोर। ठीक है, पोल कोर यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि स्टेटर का ही पार्ट है। ठीक है, किस चीज़ का, ये मेड ऑफ सीट स्टील, है ना, स्टील लैमिनेशन का बना होता है। ठीक है, लैमिनेट किया रहता है और आपस में इंसुलेट रहता है ना। और जो फील्ड वाइंडिंग हमारा है, फील्ड वाइंडिंग बेसिकली है वो कहीं ना कहीं जो है इसी पे पोल कोर पे ही जो है वाइंड किया जाता है, मतलब उसका एक तरह से जो है बेस प्रोवाइड कर रहा है पोल शू, है ना। और पोल शू के साथ ही पोल कोर के साथ जो है पोल शू आपका जो है अटैच होता है, और इसका जो एरिया है वो या सरफेस की बात करें वो कर्व होता है ना। और कर्व क्यों होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये क्या करता है, एक तरह से वी सपोर्ट द फील्ड, है ना, फील्ड को सपोर्ट करता है। और इसके जो है फ्लैट रेदर देन जो इसका एरिया कर्व होने के पीछे क्या वजह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जिसके कारण से हमारा रिलक्टेंस कम होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये कम होगा। तो जो हमारा एस है जिसको रिलक्टेंस बोलते हैं, एस इज इक्वल टू होता है फाई बाय ए। और अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखें कि अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि रिलक्टेंस घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसी की बात किया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा रिलक्टेंस एक तरह से बढ़ जाता है, सॉरी रिलक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो सर्किट में अपोजिशन मिल रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेटर वाइंडिंग।
है ना। ये भी हमारा जो है वो स्टेटर का ही पार्ट है, जिसको हम लोग स्टेटर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं जो फील्ड वाइंडिंग और ये स्टेटर वाइंडिंग कहाँ पे होता है, पोल कोर पे प्लेस्ड होता है। और हम देखो वाइंडिंग जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो वायर ही होता है, और किस चीज़ का, कॉपर वायर। लेकिन क्या होता है, इसको हम लोग कॉइल के फॉर्म में जो है, इसलिए इसको हम लोग वाइंडिंग बोलते हैं, है ना। ये नॉर्मल वायर से हम इसको डिफरेंट नाम हमने वाइंडिंग यहाँ पे दिया हुआ, चूंकि ये होते हैं वायर बट ये क्या होते हैं, कॉइल के फॉर्म में आते हैं। और कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, ओवर पोल कोर। अगर हम इसका पर्पस की बात करें तो इसका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से आप मशीन्स को मिलता है, ठीक है। और हम स्टेटर वाइंडिंग में कौन सा सप्लाई देते हैं, हम डीसी सप्लाई, कौन सा, जिसको हम लोग एक्साइटेशन भी बोलते हैं। दैट मीन्स स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड विद द डीसी सप्लाई। ओके, सो आगे हम बात करने वाले हैं स्टेटर के अगले पार्ट, दैट इज इंटरपोल। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरपोल जो है जैसा कि पोल और इंटर, तो इंटर मतलब इन बिटवीन की बात यहाँ पे आ रही है। एक तरह से इसको सप्लीमेंट्री पोल बोलते हैं। और ये जो सप्लीमेंट्री पोल आपने डायग्राम में देखा वो बेसिकली मेन पोल के बीच में प्लेस्ड किया रहता है ना, प्लेस्ड बिटवीन मेन पोल, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन है टू रेगुलेट कम्यूटेशन। आल्सो यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हैं हम लोग कि जो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है ना, वहाँ पे भी इसका रोल है, वो उसको आर्मेचर रिएक्शन को जो इफेक्ट है उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। आगे कुछ और भी पार्ट हमारा है डीसी मशीन के स्टेटर पार्ट से, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा पोल कोर, पोलसू, स्टेटर वाइंडिंग और इंटरपोल। ओके, आगे हम देखते हैं ब्रश होल्डर और जो है हमारा क्या है, ब्रश, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारे स्टेटर पार्ट ही हैं, क्योंकि ये दोनों भी रोटेट नहीं करते हैं। और इनका जो रोल है, जैसे ब्रश होल्डर, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इट होल्ड, क्या होल्ड कर रहा है, ब्रश होल्ड कर रहा है ना, टू होल्ड द सो दैट ब्रश कैन परफॉर्म। ये ब्रश को होल्ड किए हुए सो दैट जो है ब्रश अपना काम प्रॉपरली कर सके। और इसके साथ स्प्रिंग भी अटैच होता है सो दैट ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है, मेड ऑफ ब्रास, मेड ऑफ ब्रास का बना होता है। ब्रास एक एलॉय मटेरियल है और इसी से हमारा ब्रास होल्डर बना होता है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रश की। ओके, सो ब्रश जो है चूंकि कुछ पार्ट जो हमारे डीसी मशीन में रोटेटिंग है, कुछ स्टैटिक है, और वहाँ पे एक दूसरे को सप्लाई जो है देना और सप्लाई लेने में, दैट मीन्स इन सप्लाई एंड आउट सप्लाई में, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो है वो ब्रश का यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये हमें हेल्प करता है किसमें, कम्यूटेशन में। ओके, और ये किस चीज़ का बना होता है, कार्बन का। अब यहाँ सवाल उठता है हम कार्बन को क्यों प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन देखिए हम बाकी कंडक्टर की अपेक्षा में कार्बन को इसलिए प्रीफर करें क्योंकि ये कंडक्टर भी है, साथ ही साथ ये सॉफ्ट है, और जो है इसमें स्पार्क की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो आइए हम अब बात करने वाले हैं रोटर पार्ट ऑफ डीसी मशीन, है ना। मतलब हम अब बात करेंगे वैसे पार्ट जो कि मशीन में हमारे रोटेटिंग होंगे। किस मशीन में, डीसी मशीन में जो रोटेटिंग पार्ट होंगे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसमें से सबसे पहला जो आता है वो है आर्मेचर कोर है ना। अगर हम आर्मेचर कोर की बात करें कि जो है वो एक तरह से लैमिनेटेड सिलेंडर होता है ना। लैमिनेटेड सिलेंडर माउंटेड होता है किस पे, शाफ्ट के साथ, है ना। और वो शाफ्ट वही जो रोटेट करता है जिसके साथ हम लोड को कनेक्ट करते हैं, है ना। या फिर जो है रोटेटिंग जो पार्ट है वो कनेक्टेड होता है। और उस जो कोर होता है उसमें क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं जिसको हम स्लॉट भी कहते हैं। और ये वही स्लॉट है जिसपे हम क्या करते हैं, आर्मेचर का वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। और ये जो स्लॉट होते हैं वो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, किधर होते हैं, आउटर सरफेस पे होते हैं, है ना। ये आउटर सरफेस पे हमारे जो है स्लॉट्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, एक तरह से वाइंडिंग जो है वो वायर ही है, लेकिन इंसुलेटेड रहते हैं। इंसुलेटेड इसलिए रहते हैं सो दैट आपस में ये शॉर्ट सर्किट ना करें, है ना। और किस चीज़ के वायर होते हैं, कॉपर कंडक्टर, क्योंकि कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। सो हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, बेहतर इफिशियंसी होती है इसकी, कंडक्शन भी बेहतर है।
और इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, पुट इन आर्मेचर स्लॉट। हम डायरेक्टली वायर को नहीं, हम उस वाइंडिंग को रखते हैं, मतलब हम कॉइल के फॉर्म में उसको बनाने के बाद जो है वो हम वहाँ पे रखते हैं। अब ये अलग बात है कि वो तय करेंगे कि हमारा वाइंडिंग का टाइप क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आर्मेचर का वाइंडिंग दो तरह का किया जाता है। एक तो हमारा जो है वो वेव वाइंडिंग है और दूसरा जो है वो लैप वाइंडिंग है। तो अगर वेव वाइंडिंग में हम बात करें तो ए जो होता है वो हमेशा 2 होता है, और लैप वाइंडिंग में जो होता है ए जो होता है वो पी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ए क्या है। तो ये आपका है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो हमारा रेदर देन जो हमारा पोल कितना भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला वेव वाइंडिंग में। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होगा वो हमेशा जो है वो 2 ही होगा। बट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं लैप वाइंडिंग, नंबर 2 टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें ए और पी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल पाथ होंगे वो पी दैट मीन्स नंबर ऑफ पोल के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एमसीक्यू एज वेल एज न्यूमेरिकल में भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। इसको नोट डाउन आप करेंगे, है ना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आगे रोटर के कुछ और पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं और देखते हैं। सो आगे के कुछ पार्ट हमारे जो हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और वो आपके हैं, आप देख सकते हैं, शाफ्ट, है ना। थोड़ी देर पहले हमने शाफ्ट के बारे में डिस्कस किया। तो ये क्या है, एक तरह का रोटेटिंग एलिमेंट यूज टू ट्रांसमिट, मतलब पावर को ट्रांसमिट करने का जो काम है वो शाफ्ट का है ना, वन प्लेस टू अनदर। द पावर इज डिलीवर्ड टू द शाफ्ट बाय टेंजेंशियल। किस तरह का फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स। और ये किस तरह का मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट। देखिए यहाँ पे जो है शाफ्ट क्या करता है, रोटेट करता है, और इस रोटेशन के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि टॉर्क का एसआई यूनिट क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि हमें यूनिट अगर पूछा गया तो एसआई यूनिट ही बताना है। सो टायर का एसआई यूनिट क्या है। आगे हम बात करते हैं कि कम्यूटेटर के बारे में, ठीक है। तो कम्यूटेटर भी जो है हमारा रोटर का पार्ट है, और बेसिकली एक ये क्या है, एक तरह का मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या है, ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है। और ये किस तरह से बना होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो वेज शेप का ये बना होता है ना, वेज शेप का बना होता है। और मटेरियल क्या यूज होती है, हार्ड ड्रॉन कॉपर बार, है ना। तो इसके बारे में क्या है, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर हो। और रेक्टिफायर के बारे में आप तो जानते हो, रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपका चार्जर भी एक तरह का रेक्टिफायर है ना। तो ये किस तरह का वेज शेप होता है। आगे हम बात करेंगे एक और जो है पार्ट हमारे रोटर का, वो है बॉल बेरिंग। चूंकि देखिए यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो स्पार्क और नॉइज एंड हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण से लॉसेस बढ़ेंगे। तो उस को कम करने के लिए, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉल बेरिंग्स यूज करेंगे, जिसके कारण से हमारा जो स्पार्क है वो भी कम होगा, साथ ही साथ जो है नॉइज भी हमारा कम होगा, और मोशन जो होगा स्मूथ होगा। ओके, सो बॉल बेरिंग्स होप सो आप लोगों ने देखा होगा, और याद कीजिए आपने बाइसाइकिल में जरूर देखा होगा बॉल बेरिंग्स को, है ना। और उसके साथ हम लोग ग्रीस यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, आगे हम कुछ और रोटर पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हमारे रोटर पार्ट हुए, है ना। अब आगे हम कुछ जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आपके सामने एमसीक्यू का ये पार्ट आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज फील्ड वाइंडिंग माउंटेड इन डीसी मशीन। सो अगर आपको आंसर पता है तो आप भी आंसर दे सकते हैं, और चलिए मैं आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर होगा स्टेटर वाइंडिंग। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होने वाला है स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, दूसरा है, व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर ब्रशेस इन डीसी। अभी अभी हमने बात किया कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है
डीसी मशीन के ब्रश के तौर पे इसका आंसर हमारा ए है और इसका आंसर हमारा होगा बी, दैट इज कार्बन, है ना। रेस्ट ऑफ 3 जो है वो क्या है, हमारे वो मेटल है जिसमें फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बन यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए आगे और भी कुछ हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा है वो स्टेटर एंड रोटर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ मटेरियल, मतलब किस मटेरियल का बना होता है। तो बेसिकली मटेरियल तो हमारा कास्ट स्टील है या हम बोल सकते हैं कि रोल्ड स्टील, बट उसका नेचर यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कि हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो शायद आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा, और अगर नहीं गैस किया होगा तो चलो मैं आपको आंसर देता हूँ। चूँकि जो कास्ट स्टील या जो रोल्ड स्टील होते हैं बेसिकली आयरन टाइप के मटेरियल होते हैं जो कि फेरस है ना, उसका जो ओर होता है, तो उस हिसाब से हमारा जो है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइंडिंग इन विच वोल्टेज इज इंड्यूस इन डीसी जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीसी मशीन का जो डीसी जनरेटर पार्ट है या डीसी जनरेटर वर्जन है उसमें चूंकि वोल्टेज इंड्यूस होता है तो वो वोल्टेज कहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को देख सकते हैं और ऑप्शन से आप इसको जो है भी पिक कर सकते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग जिसमें से हम एक्साइटेशन देते हैं तो ये तो नहीं होगा। फ्रेम बेसिकली ये हमें एक सपोर्ट देता है या फिर मैग्नेटिक सर्किट को हो सकता है कंप्लीट करने में मदद करता हो, बट यहाँ तो इंड्यूस नहीं होता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो बचा है आप ऑलरेडी गैस कर चुके होंगे और वो बी ऑप्शन ही सही होगा। दैट मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग में हमारा जो है वो ईएमएफ क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, सो और आगे हम कुछ और क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपका आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि आउटर फ्रेम ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ मटेरियल। तो आउटर फ्रेम किस चीज़ का बना होता है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक बहुत लोगों ने कमेंट में आंसर लिख चुके होंगे, और जो नहीं लिखे होंगे अभी भी मौका है, आप आंसर लिख सकते हैं, है ना। सो दैट आपको ये पता चल पाएगा कि आपने कितना समझ में आया आपको। सो द आंसर विल बी कास्ट स्टील, श्योरली द ऑप्शन जो है सी इसका सही होगा। और अगला है व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन। तो हम लोग कम्यूटेटर जो है जो बेसिकली एक तरह से क्या काम कर रहा है, मैकेनिकल रेक्टिफायर का जो है काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का काम तो आप समझते हो कि एसी से डीसी में ये कन्वर्ट करता है, और इस पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में लिखें, और इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज कॉपर। कॉपर इज दैट मटेरियल विच इज यूज फॉर द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन। ओके, सो आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। ओके, सो इन 4-pole डीसी मशीन हैविंग लैप वाइंडिंग व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। देखिए हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि आर्मेचर जो है उसका वाइंडिंग जो है 2 टाइप का है ना। आर्मेचर का वाइंडिंग एक हमारा लैप टाइप का था और एक वेव। देखिए वहाँ पे आप देख चुके हैं। अगर इन बिटवीन जब तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर किसी को आंसर पता है तो ऑब्वियसली वो कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। तो लैप में क्या था, ए और पी क्या था हमारा इक्वल था, लेकिन वेव में क्या था, ए इज इक्वल टू 2 था। तो यहाँ पे क्या है हमारा लैप वाइंडिंग। इसका मतलब है कि जितना नंबर ऑफ पोल है उतना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। चूंकि 4 पोल है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी 4 होंगे, ठीक है। ओके, सो हम आगे एक और क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है कि वाई पोल्स ऑफ डीसी मशीन इज मेड कर्व। तो कर्व क्यों बनाया जाता है, चूंकि कर्व बनाने के पीछे इसका रीजन है एरिया को इंक्रीज करना, क्योंकि फ्लैट सरफेस से जो है कर्व सरफेस का एरिया वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका वजह हम यहाँ पे फॉर्मूले से क्लियर करेंगे, चूँकि एस जो होता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो फाई बाय ए इसका फार्मूला होता है,
और यहाँ पे अगर हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो रिलक्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा। तो अब आपको आंसर पता चल चुका होगा कि इन चारों ऑप्शन